नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में। दोस्तों, अभी तक के जो हमने टॉपिक पढ़े या संविधान विषय देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हम एक सीरीज वाइज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे हमने अभी संविधान से शुरुआत की है, तो संविधान के जो टॉपिक हमने अभी तक भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का और राष्ट्रपति तक हमने पढ़ा है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, वास्तव में उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया कहां से? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। इसका कारण ये है कि जिस प्रकार अमेरिका में उपराष्ट्रपति सीनेट का अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न करवाया जाता है और इसका जो कार्यकाल होता है वो भारतवर्ष के लिए 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 63 या 63 आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 64 में इसे राज्यसभा का पदेन सभापति बताया गया है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति वास्तव में एक महत्वपूर्ण दायित्व तब संभालता है जब देश के राष्ट्रपति ना हो या किसी कारणवश हो, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, अस्वस्थ हो या फिर अपना त्याग पत्र दे दे। ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं और उस स्थिति में इनके वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति के समान ही होते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अगला जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है, तो योग्यता बिल्कुल सेम राष्ट्रपति के समान ही। सबसे पहले भारत का नागरिक, नंबर 1 सबसे पहली क्वालिफिकेशन। दूसरा 35 वर्ष की आयु। फिर तीसरी क्वालिफिकेशन मानसिक रूप से दिवालिया एवं पागल ना हो। चौथी राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और पांचवी जो है वो है लाभ का पद धारण न किया हो। इसका मतलब एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के संबंध में उसने कोई ऐसा पद धारण न किया हो जिससे उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेतन या सैलरी का भुगतान होता। तो ये योग्यता है। कार्यकाल के संदर्भ में मैंने आपको पहले बताया 5 वर्ष का होता है। अब राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और ये जो है अपना त्याग पत्र भी भारत के राष्ट्रपति को दे सकता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो हुए हैं वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनके बारे में कल के वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इन्हें 1954 में 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यह 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति भी बने। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि इसके वेतन का उल्लेख तीसरी अनुसूची मतलब दूसरी अनुसूची में नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं, दूसरी अनुसूची में किसके वेतन का उल्लेख नहीं है? तो उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो संसद द्वारा निर्धारित करके दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का रहा है और एक आपके जो है हामिद अंसारी। 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल मतलब 2 कार्यकाल पूरे किए। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला जो आपका टॉपिक है वो है मंत्रिपरिषद। तो वास्तव में देश में या लोकतंत्र में सत्ता की मुख्य बागडोर जिसके हाथ में होती है उसे हम मंत्रिपरिषद के नाम से जानते हैं और इसके गठन का प्रावधान आर्टिकल 74 में किया गया है। अनुच्छेद 74 में इस बात की व्याख्या की गई है कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए
या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। और मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। पहला है कैबिनेट स्तर के या कैबिनेट मंत्री, दूसरा आता है आपका राज्य मंत्री, और दोस्तों तीसरा आता है उप मंत्री। 1975-76 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में कैबिनेट सचिव का भी पद हुआ करता था, किंतु उसे समाप्त कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आर्टिकल 74(3) में सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन लाखों बार, हजारों एग्जामों में पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपको बताना है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। साथ ही मंत्रिपरिषद तब तक ही बनी रहती है जब तक कि लोकसभा में उसका बहुमत हो। अगर लोकसभा में बहुमत समाप्त हो जाए तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। इसके अलावा पिछले वर्ष रेलवे और एसएससी की परीक्षा में एक कॉमन क्वेश्चन ये भी सामने आया कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है या मंत्रियों को पद किसके द्वारा आवंटित किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति ही सभी मंत्रियों को पद की शपथ दिलाते हैं और उनसे त्यागपत्र प्राप्त करते हैं, या एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स मतलब विभागों का जो आवंटन है वो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 75 में दोस्तों मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में या प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सेम वही शक्ति है या वही सत्ता है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की होती है। तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री की तुलना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से हम कर सकते हैं। और कौन कौन से भारत के प्रधानमंत्री हुए, किनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, उसके लिए मैं आपको एक पृथक से वीडियो बना के भेजूंगा दोस्तों। फिर अगली बात करते हैं हम मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या। दोस्तों 91 संविधान संशोधन 2003 से पहले मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निर्धारित नहीं थी, किंतु इस संविधान संशोधन के बाद 15% निर्धारित की गई। 15% निर्धारित की गई, इसका मतलब ये है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या मान लो 552 है, तो 552 का 15% अगर हम निकालेंगे तो लगभग 75 के आसपास व्यक्ति मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इनका जो विभाजन होगा वो 3 तरह से होगा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्यों के लिए क्या प्रावधान है मंत्रिपरिषद का। तो दोस्तों जो राज्य छोटे हैं वहां पर 12 व्यक्ति मंत्री बनाए जा सकते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश में 10% से अधिक व्यक्ति मंत्री नहीं बनाए जा सकते। जिससे हम बात करें दिल्ली में तो 7 लोग मंत्री बन सकते हैं अधिकतम, इंक्लूडिंग सीएम, और पौंडीचेरी में 3 लोग मिनिस्टर बन सकते हैं इंक्लूडिंग सीएम। तो ये दोस्तों आपको जो है आज का हमारा टॉपिक था उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में। इसके बाद हम एक चीज और जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण रूप से बहुउपयोगी परीक्षा के लिए, और ये है महान्यायवादी। दोस्तों महान्यायवादी के पद का प्रावधान आर्टिकल 76 में किया गया है, जो भारत सरकार का वकील होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद को धारण करता है। महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होता है और सरकार के विरुद्ध जो भी वाद या घटनाएं आती है, मामले आते हैं, उनके संदर्भ में सरकार का पक्ष रखता है। महान्यायवादी के लिए वही योग्यता निर्धारित की गई है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है, और यह एकमात्र ऐसा अधिकारी है जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसका सामान्य अवधि में कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है, किंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है, और इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल या अतिरिक्त महान्यायवादी होते हैं और उनकी संख्या 2 होती है। तो महान्यायवादी दोस्तों भारत सरकार का वकील है। इससे जुड़े हुए और कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम अगले आपके टेस्ट में या अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें।